ज, जब जब तक जब तक ये कुछ सुन ना ले तब तक इन्हें चैन नहीं पड़ता लोगों को। आ जाओ। कल हम कल हम लोग लास्ट टाइम पढ़े क्या थे? आखिरी हो गए थे ना? अरे हो गए थे ना, दर्रे तक कंप्लीट हो गया था। अब सुनो, एक मिनट। अब पहले एक मिनट एक जान लो, यानी जो हम लोग पहली क्लास में पढ़े थे, एक तो हमने ये बताया था ये कार्डिलरा क्या होता है, हिमालयन कार्डिलरा, ट्रांस हिमालयन कार्डिलरा, राकी कार्डिलरा, एंडीज कार्डिलरा, बहुत सारे बताए थे। कार्डिलरा का मतलब बताया था कि कोई तीन पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर हो और वो अलग अलग समय पर बनी हो। जैसे देखो, ये लाल वाला है ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय ब्लू वाला, वो ग्रीन वाला, और ये वाला शिवालिक हिमालय, तीन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हिमालयन कार्डिलरा। अच्छा, उसके बाद देखो तीन ये भी तो पैरेलल दिखाई दे रही, इनको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय का मतलब पल्ली पार हिमालय, तुम्हारे मुरादाबाद की भाषा में मतलब उस पार वाला, यही बोलते लोग, यही बोलते, बहुत हमने सुना लोगों को। खैर, हमें ये नहीं मतलब कौन बोलता है, मतलब यहाँ लोग अमूमन ऐसा बोलते हैं, शायद पहले हमें भी नहीं मालूम था, छोड़ दो। तो हम लोग बात इसकी नहीं कर रहे हैं, इन तीनों की, क्योंकि ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हम लोग बात जिसकी कर रहे हैं वो हिमालय वाले की कर रहे हैं। इसके बारे में तमाम सारी बातें हो चुकी थी इसके बारे में, और इसकी जितनी इंपॉर्टेंट पीक्स थी वो लिख भी चुके थे। अब यहां पर अगला जो पॉइंट लिखने वाले हैं वो लिख लो, हिमालय में या हिमालय में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन। आपने देखा होगा यहां पर क्या करते हैं, वो एक तरफ कुछ हिल स्टेशन या पर्यटक स्थल लिख देते, एक तरफ राज्य लिखे होंगे कि कौन किस राज्य में है ये बताओ। और ये ज्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आता है कि ए का बी, बी का सी, इस तरीके का। तो देखो, तो एक बात हमें सबसे पहले आप ये बताओ, सभी लोग जिसके पास कोई जो जिसको मतलब इसकी जानकारी हो, पहले थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाए। जितने भी हम लोग हिल स्टेशन पढ़ने वाले हैं, जो भी, वो ग्रेटर हिमालय पर होंगे, लेसर हिमालय पर होंगे कि शिवालिक हिमालय पर होंगे, ये पहले बता दो। क्या हुआ है? लेस कोई वजह, कोई तो कारण होगा, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, सुना होगा। वजह बताओ हमें, ये खाली हवा में तीर ना चलाओ। अगर अगर ऐसा है तो विद कारण, ये खाली हवा में नहीं। या तो फिर हम बताएंगे बिल्कुल एकदम आर पार हो जाएगा दिमाग से बात, समझ में आए, फुल गारंटी हमारी है। रीजन एक है, सुनो, बिल अब ना बोलो कुछ भी, जब बताने को बताई थी तब सबको मौका मिला, तब शांत रहो, सुनो। देखो, इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेटर हिमालय, जिसे हम लोग इंटरनल हिमालय कहते हैं, इसी को मेन हिमालय कहते हैं, इसी को बर्फीला हिमालय कहते हैं, इसी को हिमाद्री हिमालय कहते हैं, इसी को संसार की सबसे ऊंची पानी की टंकी कहते हैं। यानी जितने नाम बोले ये सब लाल वाले के थे, सबसे ऊंची। अब अगर इसकी हाइट की बात करोगे तो इसकी हाइट जो है वो, जो इसकी ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई जो है ये है, एवरेज है। हाईएस्ट तो 8,848 मीटर है, जो कि एवरेस्ट की हाइट है। अब हम इसे, इसकी एवरेज ये है, और ये ग्रीन वाले की एवरेज जो है लगभग ये 3500 से 4500 मीटर के बीच में है, और इसकी हाइट जो है वो लगभग 1200 से 1500 के बीच में है, एवरेज हाइट। तीनों की पता लग गई, इनकी याद नहीं रखना, इसका कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आपको एक चीज को समझाने के लिए बताया जा रहा है, ताकि बचपन से लेके 55 तक नहीं भूलोगे। भूल जाना तो बताना, भूल जाना सवाल ही नहीं पैदा होता है। तरीका बता रहे हैं ना कैसे याद रहेगा। अब ये तो बात इतनी समझ में आई, हाइट अभी सिर्फ बात करी, आपको याद नहीं रखना है हाइट, जिसके लिए हम बता रहे हैं उसे जोड़ना आपस में। एक जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, एक एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर नाम की एक लेयर पाई जाती है, जो कि सबसे निचली लेयर है, यानी जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, ये वही वाली है।
उसकी खूबी ये होती है, मान लो ये तुम्हारा मुरादाबाद है, यहां पर हम मान लेते हैं ये लाइन जमीन है, ये लाइन जमीन, यहां से अब हम मान लें कि मुरादाबाद में इस टाइम टेम्परेचर जो है वो, जबकि है नहीं, होगा नहीं इतना, हम मान लेते समझने के लिए। अब इसका मतलब हम इसमें जैसे ही 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर में कितनी कमी होगी, 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी अगर हम इस जमीन से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो यहां पर टेम्परेचर 6.5, पेन कैसा चल रहा है यार, चलो, हाँ, ये टेम्परेचर जो है वो 6.5 सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितनी ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक। अच्छा, अब ग्रेटर हिमालय की हाइट कितनी है, इसे आप 100 को भूल जाओ, इसे 6000 मीटर मान लो समझने के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। कितने किलोमीटर हो जाएगी, 6000 मीटर का मतलब 6 किलोमीटर हुआ। इसका मतलब अगर ग्रेटर हिमालय की हाइट 6000 मीटर है तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई 6 किलोमीटर हुई, यही तो हुआ। और यहां पर आपको हमने ये पहाड़ बना दिया और इसका ये बेस है, और यहां पर टेम्परेचर कितना मान लिया, जमीन पर यानी समतल एरिया में, यानी कहीं मुरादाबाद नहीं, कहीं पर यूपी मान लो समतल एरिया में 40 है, और हम ग्रेटर हिमालय की कंपेयर कर रहे हैं। अब जब यहां पर हम 1 किलोमीटर पर जाने पर हमारा टेम्परेचर कितना घटता है, 6.5, फिर अगले किलोमीटर पे जाएंगे कितना घटेगा, फिर अगले पर जाएंगे कितना घटेगा, फिर कितना घटेगा, 1 2 3 4, अभी 4 ही हुए ना, हमें 5 6 किलोमीटर तक जाना है ना। फिर अगले पर जाएंगे तो कितना घटेगा, अब फिर अगले पर गए कितना घटेगा, 1 2 3 4 5 6 हुआ, और कितने किलोमीटर की हाइट है, 1 सेकेंड रुक जाइए, 6 मिनट। चलिए, हम लोग कहां पे थे, देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 6 किलोमीटर की हाइट पर हम जाएंगे तो 6 छक्का 36 ही हुआ, और 5 बार ये 6 है तो 6 पंचे 30, इसका मतलब 3 और हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 सेंटीग्रेड और हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर टेम्परेचर 40 है यहां, तो हिमालय के यानी ग्रेटर हिमालय पर यहां पर टेम्परेचर जिस रेशियो से घटता है तो वहां पर कितना होगा, कितना घट जाएगा, 39, तो बचेगा यहां पर कितना, 1। तो यहां पर इसीलिए टोटली 24 घंटे 365 दिन सिवाय बर्फ के अलावा कुछ दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। यहां पर सिर्फ आईटीबीपी वाले दिखेंगे सिक्योरिटी पर्पज से, बीएसएफ वाले दिखेंगे जम्मू कश्मीर एरिया में, वो सिक्योरिटी पर्पज से, वरना यहां कोई रहने लायक जगह नहीं है। इसीलिए ग्रेटर हिमालय पर कोई भी हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। बात समझ में आई, ठीक है, क्योंकि यहां पर कौन मिलेगा, हाँ, और जितनी देवियां मिलेंगी सब बढ़िया क्लाइमेट में, जो लेसर हिमालय पर, सब देख लो वहीं, कोई अन्यथा ना लेना, कोई इसको इस बात ना लेना, हम आपको समझाने के लिए बता रहे। यानी तभी सबसे टफ क्लाइमेट में महादेव बोलते ना, शंकर जी का आवास कहां, हिमालय। अब वो भी कहां, जहां माइनस के अलावा प्लस ना दिखाई दे, टेम्परेचर 365 दिन, है ना। सुन तो लो, अब सुनो, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कहां है, इस वाले पर बिल्कुल एकदम बढ़िया क्लाइमेट, सुकून की जगह,
है ना। तो खैर तुम लोग कोई अन्यथा ना लेना, हम सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, ये लोग समझेंगे कि सिवाय मतलब हाँ। तो इसका मतलब ये आ गया कि ग्रेटर हिमालय पर इसीलिए कोई भी नहीं मिलेंगे। अब जरा इसे समझ लो, ग्रीन वाली लाइन को, यही फार्मूला। ग्रीन वाली लाइन की हाइट कितनी है, 3500 से 4500। हम इसे एवरेज बीच का ले लेते हैं और इसे कितना मान लें, 4000 मीटर मान लो, ना तो ज्यादा ना कम, बीच का ले लेते हैं। 4 किलोमीटर, 4000 मीटर का मतलब 4 किलोमीटर, तो 6 चौके कितने होते हैं, इसे जोड़ दो, इसे 6 चौके 24 और 2 ये भी हो जाएगा 2। तो इसका मतलब यहां टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा इसके मुकाबले, 26। बचेगा कितना, 14। एसी 16 पर चला दो, कमरा छोटा हो, दांत लड़ने लगते हैं आपस में। एटीएम में एसी चलता हो, देखो दांत लड़ने लगते हैं, और कभी शिमला मैसूरी या इनमें जाना तो वैसे दांत लड़ते लगते हैं। तो इसका मतलब जितना बढ़िया माहौल रहने लायक, घूमने फिरने लायक होगा तो वो किस पर होगा, लेसर हिमालय पर। अब सुनो, इसको भी चेक कर लो, ये 1200 से 1500 मीटर, हम इसे 1 किलोमीटर मान लेते हैं, तो पता लगा 6 ही तो कम हुआ, 40 तो 34 तो ऑलरेडी रहेगा, 34-35 पर भाई ठीक ठाक गर्मी होती है। इसीलिए जितने भी हिल स्टेशन मिलेंगे तो सब किस पर मिलेंगे, लेसर हिमालय पर मिलेंगे। बात समझ में आई, अब लिख लो, अब तो याद रहेगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, उसकी हाइट ज्यादा है और इसकी इतनी कम है, तो ना इस पर कोई ठंडी का असर नहीं, उस पर कोई गर्मी का असर नहीं, तो बीच वाले पर आ जाओ। ठीक, तो लेसर आप अब यहां क्या करेंगे, फटाफट नाम डाल के उनके आगे लिखते रहेंगे। लिख लो, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, नाम तो सुना होगा पिक्चर में बहुत सारा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये असल में है क्या मर्ग चक्कर, ये भी जान लो। जो मर्ग जो है क्यों जोड़ा गया, जरा इसे समझ लो। सुनो, देखो, मर्ग को जोड़ने के पीछे देखो, आप ऐसे समझ लो कि जो ये लेसर हिमालय है, जो हरा वाला, जो हरी वाली माउंटेन रेंज है, ये यानी मान लो जो हमारा हाथ है, और इस हाथ को ये वाला साइड उत्तर है और ये वाली दक्षिण है, यानी हिमालय मान लो ऐसे है, जो ग्रेटर हिमालय यो वाला और जो लेसर हिमालय। जो ये लेसर हिमालय है यू वाला, ये साइड उत्तर वाली हुई, यानी चीन वाली तरफ, उस साइड में, यानी उस साइड में उत्तर वाली, और ये वाली कौन हुई, अपनी तरफ। तो इसके जो लेसर हिमालय के जो ढलान है, इन पर चरागाह मिलते हैं, चरागाह बड़े बड़े, उन्हीं को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, इसीलिए वो गुलमर्ग और सोनमर्ग। और सुनो, जब यही लेसर हिमालय पर आ जाएंगे उत्तराखंड में, तो इन्हीं चरागाहों को जो दक्षिणी ढलान पर मिलते हैं, इन्हीं को बुग्याल या पयार कहते हैं। ये पूछा भी जाता है, बुग्याल या पयार क्या है, लेसर हिमालय के दक्षिणी ढलान पर पाए जाने वाले घास के, यानी वो चरागाह टाइप के, तो इसीलिए उन्हें गुलमर्ग, सोनमर्ग। गुलमर्ग में कोई बर्फबारी बहुत रेयर केस दिखाई देगी, मौसम बहुत बढ़िया होता है, वहां बहुत टूरिस्ट जाते हैं ना, तो ये वाला तो समझ में आ गया। मर्ग क्या है, जम्मू कश्मीर में इन्हीं ढलानों पर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें मर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। नाम अलग अलग है, काम एक है। वैली, अब मतलब क्या कहा, वैली से हमने क्या कहा, ये कोई ऐसा तो है ना कि 1-2 फीट 10 फीट के मतलब हो, ये तो पता लगा हजारों वर्ग फीट पर होंगे ना। मतलब ये जो स्लोप पर, ये घास के मैदान ढलान पर, ये कोई ऐसी घाटी में नहीं है, ना कोई ज्यादा ऐसे पीक पर है, यानी जो स्लोप, जैसे ना देखते हो पहाड़ों पर, देखो ना कितना वो पिक्चर गाने वाने शूटिंग होती, ढलान पर देखो, हल्का ढलान भी होगा, उसी पर वो रोल करते हीरो हीरोइन जा रहे हैं, वो दिखता ना, तो वो ढलान उसी टाइप के आप इन्हें समझ लो। हाँ, वैली तो बिल्कुल एकदम, वैली या तो बी शेप होगी या यू शेप होगी, उसमें बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं सकरा क्षेत्र होगा। गुलमर्ग सोनमर्ग लिख लिया, ठीक है। अब जैसे अभी पहलगांव घटना हुई थी, वो भी क्या है, एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस था जहां पर वो घटना घटी थी, वो लोग घूमने फिरने गए थे। और जम्मू कश्मीर तो खास तौर से कश्मीर जो घाटी वाला क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा बढ़िया क्षेत्र है, घूमने माहौल क्लाइमेट बढ़िया, घूमने लायक है। ठीक,
अब अगला लिख लेते हैं हम लोग हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में लिख लो जो हिल बढ़िया टूरिस्ट प्लेस हैं। कुल्लू मनाली, नाम सुना होगा बहुत। कुल्लू मनाली किस लिए फेमस है? हैं? अखरोट के लिए? कुल्लू मनाली फेमस है सेब के लिए। सेब, सेब। डलहौजी, ये भी एक हिल स्टेशन है बहुत बेहतरीन। डलहौजी गवर्नर जनरल हुआ करता था हिमाचल में। धर्मशाला, बात नहीं, हाँ स्टेडियम भी धर्मशाला वो वाला ना समझना, ये लोग 200 रुपए दे के रुकते। धर्मशाला, ठीक है। डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, शिमला। शिमला तो बताने की जरूरत ही नहीं। एक जगह और है चंपा या चंबा, कुछ ऐसे है हिमाचल प्रदेश। चंपा नाम है, हमें लगता है चंबा शायद है, या चंपा या चंबा जो भी है, वो भी एक बढ़िया सा साइट है घूमने वाली। तो फिलहाल ये लिख लो जितने लिखे, ये हिमाचल प्रदेश के हैं सब। चंबा है, जो भी हो लिख लो, हमें फिलहाल लिख लिया। क्या है, मिला? चंबा है, चंपा, जो भी हो अपने आप लिख लो। हाँ, आगे लिखो। अब आ जाओ उत्तराखंड में, ये सब हिमाचल प्रदेश में। अब आ जाओ उत्तराखंड। ये सुनो, ये आप 2-4 साल पुराने पेपर पलट देख लेना, तो इसकी अहमियत अपने आप पता लग जाएगी। 1-2 बार टकरा जाएगा दिमाग, तब लगेगा हाँ जो पेपर पूछा जाता है। ऐसे तो हवा हवाई बातें कर रहे हो, पूरा पेपर लगा के देखना, तब अंदाजा हो जाएगा। आगे चलते, नैनीताल, रानीखेत, पालनखेत, यू कम कम वेलकम, राजा हिंदुस्तानी, याद आया? हाँ वही वाला पालनखेत है। यो समझ में आया? चुपोगे नहीं? हाँ क्या करे हो? हमने बोला नैनीताल, रानीखेत, पालनखेत, ये सब ये क्या कर रहे हो? ये सब हिमाचल प्रदेश के, अलग करो इन्हें, ये वाले अलग करो। ये हिमाचल के हैं, ये सब उत्तराखंड के नीचे, एक बार लिख लेना। ठीक है, मैसूरी, और एक है चक्राता। हाँ चक्राता, ये भी उसका है, उत्तराखंड का ही। एक लिख लो औली, 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 आओ और ला में बड़ी की पाई, ये शायद अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ में कहीं पड़ता है जगह। हाँ ठीक है, ये सारे के सारे उत्तराखंड में हैं। जितने भी हिल स्टेशन लिखे ये सब उत्तराखंड में हैं। ये भी तो उत्तराखंड का ही तो है। हाँ अरे हमने तो ये कुछ लिखवा दिए, बाकी पता नहीं और भी बहुत सारे होंगे ना। वो पूरा का पूरा ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूरा का पूरा यही है ही। इनकी पूरी इकोनॉमी टूरिस्टों पर डिपेंड करती ज्यादातर। तो एक थोड़े में बहुत सारे होंगे, लेकिन ये बहुत पॉपुलर वाले हैं जिनका नाम पिक्चर से लेके हर आदमी जानता होगा इनको। अगला लिख लो दार्जिलिंग। अरे अगला बता रहे हैं, अगला नाम लिखो दार्जिलिंग। ये सब उत्तराखंड के थे, यहाँ का इसको क्लोज करो, दार्जिलिंग अलग लिखना है। देखो दार्जिलिंग भी एक हिल स्टेशन है। कहां है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और जो सुरुप्पी लगा के चाय पीते हो, हाँ लगता है कभी इतनी कस के सुरुप्पी लगाते हैं कपो खींच लेंगे। हाँ तो ये दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत फेमस है, और एक बहुत बेहतरीन हिल स्टेशन भी है। ठीक है, और नोट लगा के लिख लो कि दार्जिलिंग की चाय को भारत में सबसे पहले जीआई टैग जो मिला था वो इसी को 2004 में दिया गया था।
याद करो, जीआई टैग जो कि जिसकी वैलिडिटी 10 साल के लिए होती है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था 2004 में। और जीआई टैग के लिए एक पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ तो 1999, वो देखेंगे उसमें पूरा डिटेल मिलेगा। इसका वैलिडिटी 10 साल होती जीआई टैग, ठीक है। जैसे एक दिन याद करो काला नमक चावल की कोई बात हुई थी। ये जो फैजुल सर आते हैं इकोनॉमी वाले, ये सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, एग्जैक्ट रहते लखनऊ में। और संजय सर जो आते हैं इकोनॉमी वाले, ये हैं बस्ती के रहने वाले। सिद्धार्थनगर का बस्ती का एरिया कुछ कट के बना था, उधर चला गया। तो जो काला नमक चावल है वो इन्हीं जिलों में मेनली आज की डेट में करंट में वो सिद्धार्थनगर वाले एरिया में ज्यादा है। तो ये काला नमक चावल के दोनों ही टीचर आवे, इनसे केवल ला के दें, ठीक है। इनके इन्हीं के एरिया में सबसे ज्यादा होता है, खासतौर से फैजुल सर के, यानी सिद्धार्थनगर वाले में। और उसे 2013 में उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग, ठीक है। बहुत ही शानदार चावल होता है, ठीक है। चलिए लिख लिया। हाँ, जैसे आपका हर एक जगह पर, जैसे पीलीभीत की बांसुरी, अमरोहा का ढोलक, तो हर एक जगह की कुछ न कुछ खूबियां है ना। चलो लिख लिए ये। अब हम लोग यहां पर पासेज लिख लिए थे ना, अब यहां लिख लेंगे हिमालय की प्रमुख पीक्स, यानी चोटियां, चोटियां। देखो ये सब बनी नहीं ब्लैक कलर के ट्रायंगल, यही तो सब बने हिमालय की प्रमुख चोटियां, पीक्स। तो शुरू कर लो यहां से। हम देखो एक बात बता दो, हिल स्टेशन सारे के सारे किस पर थे, और ऊंची ऊंची चोटियां किस पर दिखा, काले ट्रायंगल किस पर दिखाई दे रहे हैं यार। इनकी पता नहीं कितनी उम्र है। फैजुल सर का फोन है यार। लंबी उम्र ने हमें लगता है 200-250 साल जिएंगे क्या हैं? चलो बाद में बात करेंगे, छोड़ दो, नहीं बनना हाँ ठीक है, लिख लिया। अब ये वाला जो एरिया है, यहां पर देखो काला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसका नाम है नंगा पर्वत। अंग्रेजी और हिंदी में नंगा को नंगा ही लिखेंगे। हाँ, नंगा पर्वत क्योंकि नाम है। क्या हुआ? हाँ चोटी है, और किसी का नाम होगा उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। हाँ, नंगा पर्वत ये लिख लिया, यहां जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। और यहीं पर एक लाइन नोट करके लिख दो, सिंध नदी इसी का चक्कर लगाने के बाद देखो नीचे की ओर मुड़ रही होगी, ठीक है। यानी सिंध नदी जो इसी नंगा पर्वत का राउंड लगाने के बाद तुरंत नीचे, और इधर नामचा बरवा के चक्कर लगाने के बाद तुरंत नीचे। यानी एक तरीके से इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों एक की बाउंड्री, ये समझ लो, इसके बाद नीचे और एक के बाद यू नीचे। आगे अभी देखेंगे। लिख लिया? अगला लिखो, ज्यादातर चोटियां फिर ये उत्तराखंड और ये सबसे ज्यादा किसमें है? नेपाल में। उत्तराखंड में नंदा देवी, और क्या लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो। नंदा देवी, लिख लिया? नंदा देवी लिख लिया? कहां है? उत्तराखंड में है, और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, करीब 7000 कुछ मीटर ऊंचाई है इसकी। आगे आ जाओ, उत्तराखंड का कोई एग्जाम नहीं देना जो उसके बारे में याद रखो, बस खाली सुन लिया। अब सबसे ज्यादा जो जमावड़ा दिखाई देगा वो कहां है? नेपाल में। और ये सबसे ज्यादा काम की हैं, और इनमें जितने भी नाम सुनोगे लगभग वो सभी की सभी 8000 मीटर से ऊंची हैं, ठीक। अब लिखते हैं आगे। सबसे पहले लिखते अपी, API, आ और पा में छुटी की पाई, चाहे ऐसे लिख लो। हाँ, नेपाल में है, चोटी का नाम है। अपी जहां दीदी ना लिख लेना, या अपी। हाँ, कुछ लोग हैं महान भाव। अपी लिख लिया? उसके बाद कामा लगा दो, फिर आगे लिख लो धौलागिरी।
धौलागिरी, कामा, ये सब नेपाल के, इसलिए कामा कामा बोल रहे हैं बार बार। लिख लिया धौलागिरी। फिर लिख लो अन्नपूर्णा, लिखते रहो कामा लगा के, सब नेपाल की, एक बार नेपाल लिख लेना, बार बार नेपाल ना लिखो। मानसालू, मानसालू, कामा, मकालू, मकालू, MAKALU, मकालू। देखो मानसालू अलग है, मकालू अलग है। धौलागिरी बोला था, साईपाल बोल चुके थे, लिखो साईपाल। अन्नपूर्णा बोल चुके थे, कोई बात नहीं। एवरेस्ट, और एवरेस्ट के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, नेपाल के लोग इसे सागर माथा बोलते हैं, सागर माथा। ये सभी की सभी नेपाल में है, एक बार गोला करके लिख दो कि नेपाल में है। जितने नाम गिनाए, नंदा देवी के बाद जो भी लिखा था वो सब नेपाल में कर दो। अब ये छोटी मोटी चोटियां नहीं है, ये लगभग 8000 मीटर के ऊपर पाओगे इन्हें सबको। ठीक है, अगला लिखो कंचनजंगा। इसके आगे लिखेंगे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी थर्ड हाईएस्ट पीक है ये पूरी दुनिया की। 8586 मीटर की हाइट है, लिखना नहीं, हमें याद है, बोल दिया, आप नहीं लिखना। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, लिख लिया। और यहां पर कुछ लोचे वाला सवाल भी आता है, वो भी बताएंगे। लोचे वाला मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी नहीं, सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, तेरा ही, छोटा मोटा नहीं। हाँ अभी बताएंगे। यहां पर थोड़ा सा याद दिला देना, ठीक है। यहां पर एक थोड़ा सा एक डेंजर जोन है, दुर्घटना बहुल क्षेत्र एग्जाम के हिसाब से। कंचनजंगा के आगे लिख देंगे नेपाल और भारत दोनों में है, पहले नंबर पर तो ये लिख दो, नेपाल और भारत दोनों। लिख लिया। अब सुनो, यहां पर जो लोचा था वो पहले, वो क्या है पहले देखो। लोचा ये है कि अगर आपसे ये कहे कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान से सुनो, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी, तो कंचनजंगा। फिर से सुनो, हिमालय में स्थित, कई बार क्या होता है का और में जो लिखा जाता है, खासतौर से जो FIR लिखी जाती है, पता लगा अगर थोड़ा सा मेज के नीचे पहुंच गया तो का और में ऐसा लिखेंगे तो पता लगा वो टिकेगा ही नहीं आगे जाके, उसी में सारा खेल शब्दों का होता है, इसीलिए। ठीक है, हाँ तो हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो लगाएंगे कंचनजंगा। अगर ये ना शब्द बोला जाए, सिर्फ पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू। केटू ध्यान रखना काराकोरम में है, नहीं वो ट्रांस हिमालय में है। अगर और देखो, नंबर 1 पर एवरेस्ट आती, दूसरे नंबर पर केटू ऊंचाई में, तीसरे नंबर पर कंचनजंगा। तो अगर हमसे ये कोई कहे कि भारत में स्थित, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। अगर कहे भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका मतलब फिर हिमालय शब्द की कंडीशन खत्म, तो फिर केटू। दोनों में समझ में आ गया। तो ये लोचे वाला सवाल था, हम लोग कुछ भी आवे केटू, ठीक। और बाद में बोलते पेपर गलत था। हाँ कुछ ना होता, एक उंगली उठाते, 3 अपनी तरफ भी हैं। लिख लिया, कंचनजंगा तक हो गए। कंचनजंगा के बाद अब यहां आ जाओ, नामचा बरुआ या नामचा बरबा, ये लिखी हुई, ये बनी हुई है, ये चीन में है, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर। हाँ चीन में है ये। यूपी PCS 2019 में ये क्वेश्चन यही सेम टू सेम था कि जो कहां पूछा है, इसकी लोकेशन पूछी गई। पेपर अगर हो तो देख लेना जाके।
नामचा बरुआ कहां है? चीन में है, कोई इफ बट नहीं, चीन में। अच्छा अब जरा एक बात सुनो, यहां से देखो इंडस रिवर जा रही और यहां से जाके जैसे ये नामगा पर्वत आया नीचे को मुड़ गई, यहां से ब्रह्मपुत्र जाएगी और ये नामचा बरुआ से ये तुरंत मुड़ गई। यानी कि ये दोनों जो चोटियां हैं नंगा पर्वत और नामचा बरुआ, ये हिमालय के एक एंड पर ये, एक एंड पर ये, यहीं से हिमालय बजाय ऐसे फैलने के नीचे की ओर फैलते और इसी का चक्कर लगाती इंडस, इसका चक्कर लगाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा चोटियां हो गई, दर्रे हो गए, हिल स्टेशन हो गए, अब आ जाओ हिमालय की प्रमुख जनजातियां। ठीक, हम लोग जनजातियों की सिर्फ हिमालय वाले की बात करेंगे, ना कि ओवरऑल इंडिया की। हिमालय की प्रमुख जनजातियां देखो, लिख लिया? देखो तो यहां पर शुरू करो, हिमालय की जनजातियों में एक आपका जम्मू कश्मीर में एक जनजाति पाई जाती, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में, उसे कहते हैं गद्दी। गद्दी, सीट ना लिख लेना अंग्रेजी वालों, गद्दी मतलब गद्दी। विशाल खास तौर से हमने सीट उट ना लिख ली, जो गद्दी को गद्दी लिखना है। हाँ लिख लिया? हाँ ये सुन तो लो, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों क्षेत्र में ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी इसी खासतौर से लेसर हिमालय क्षेत्र में। ठीक, जैसे जम्मू कश्मीर में लेसर हिमालय की जो ब्रांच है उसे पीर पंजाल, जैसे हिमाचल प्रदेश में उसे धौलाधर कहते हैं, तो इसी ब्रांच पहाड़ियों पर। ठीक, दूसरी लिख लो बक्करबाल, जम्मू कश्मीर में है ये बक्करबाल। बक्करबाल, ठीक है, ये इनको बक्करबाल, ये नोमैडिक हेर्डर बोलते हैं इन्हें अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं घुमक्कड़ या खाना बदोश, जिनका कोई अपना पता ठिकाना ना हो, यानी स्थायी पता कुछ नहीं। जहां इन्हें चारा पानी सुविधाएं दिखी वहां इन्होंने टेंट लगाया, 15-20 दिन रुके, जानवर चराए, आगे वहां से टेंट उखाड़ा, कहीं अगले जगह, फिर वहां से अगली जगह, मतलब पूरे साल रोटेशन। ठीक, जैसे सऊदी अरब में एक बद्दू जनजाति है, वो यही काम करती है, बद्दू घुमक्कड़, वो डेजर्ट में है, ये यहां पर है पहाड़ी एरिया में। ठीक, अगला लिख लो, उत्तराखंड में जौनसारी, भूटिया और राजी। भूटिया, जौनसारी और राजी, इसमें से भूटिया जो है सिक्किम में भी मिलते हैं, साथ साथ उत्तराखंड के साथ साथ सिक्किम में भी हैं। भूटिया, जौनसारी, राजी, तीनों के तीनों उत्तराखंड में हैं। ठीक, इनमें जो भूटिया है इसके आगे लिख देंगे ये यानी उत्तराखंड प्लस सिक्किम दोनों मिलते हैं। नहीं नाम भूटिया ही इनका है, मतलब जैसे ऐसे समझो, जैसे थारू है यूपी की जनजाति है, ये कुछ हिस्सा इसका, कुछ लोग इसके उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। वैसे नाम तो एक भूटिया होता, भूतिया तो कोई नाम नहीं, भूटिया से वो हो सकता लोगों से लिखने में अंग्रेजी में, जैसे कुछ लोग पढ़ते कुछ और हैं, लिखने भूटिया ही शब्द होता, हमने इसका दूसरा ऐसा कोई वर्जन नहीं सुना, सिर्फ भूटिया ये वाला। ठीक, अब सुनो, एक मिनट, बातें नहीं। आपने सुना होगा क्रिकेट टीम का कप्तान रहा, फुटबॉल टीम का कप्तान बांगचुंग भूटिया। बांगचुंग भूटिया जो है वो सिक्किम का थे रहने वाले और इंडियन फुटबॉल टीम का कप्तान रहे। बाद में उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन करी थी, टीएमसी, रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट के, फुटबॉल के बाद। उसके बाद जब वहां से नहीं बनी तो उन्होंने सिक्किम में एक अलग पार्टी बनाई, उसका नाम रखो हमारो सिक्किम।
वो पता चली नहीं चली वो अलग मामला है, लेकिन ये वही भूटिया है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, हाँ। अच्छा, जॉन सारी के बारे में बार बार बोलते आए हैं कि जॉन सारी लोग पॉलीएंड्री के लिए जाने जाते हैं, यानी बहु वाला नहीं, वो सास बहु वाला लिख लेना, बहु मतलब मल्टी, बहुपति प्रथा के लिए जाने जाते हैं, लिख लो चाहे। जॉन सारी बहुपति प्रथा के लिए जाने जाते हैं, बहुपति प्रथा जिसे पॉलीएंड्री बोलते हैं। ये नहीं मालूम? अरे तुम बहुत सीधे आदमी हो लग रहा है आज की दुनिया में। हैं, क्या नाम है तुम्हारा? कासिद। कासिद का मतलब क्या होता है? मैसेंजर, दूता है। कासिद का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, वही खबर देने वाला, मतलब मैसेंजर ही तो होगा। लोग बोलते हैं कासिद को भेजो, मतलब दूत, संदेश वाहक, है ना। चलो चलिए, अरे हम तो ऐसे पूछ लिया, याद आ गया। आपस मजाक नहीं, नहीं नहीं, एक बातें ना करो, या तो आपस में बात कर लो या तो इधर सुन लो। पॉलीएंड्री का मतलब ये समझ लो, जैसे आपने सुना होगा, सॉरी, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी का मतलब एक आदमी कई कई शादियां कर लेते थे, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुपत्नी प्रथा, जो कि सऊदी अरब वगैरह में आज भी बहुत होती है। यहाँ तो, यहाँ पर भी कुछ ऐसे मिल जाएंगे विलुप्त प्रजाति के लोग, लेकिन एक से ही आदमी तंग है तो दो तो तीन तो बातें छोड़ दो, आदमी एक से ही तोबा कर लेता है। ठीक है, हाँ, मजाक नहीं बता रहे, अभी तुम चक्कर में पड़े नहीं हो। ठीक है, हाँ, सुनिए बापा था तो, हाँ सुनिए तो, पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक महिला के एक से ज्यादा पति, उल्टा भिन्न पलट दो बस, मैथ की तरह। समझ में आ गया? इन्हें मालूम खूब था, ये हमारे मुंह से सुनना चाह रहे थे। चलो लिख लिया ना, वापस आओ मुद्दे पर। जॉन सारी हो गया, आगे लिख लेते हैं सिक्की। क्या हुआ? ये भी तो उत्तराखंड के हैं। कुछ सब कुछ सब में होता होता तो फिर सबका ना बताते। आगे चलो, उत्तरा, चुप जाओ भाई, 1 मिनट, अगर नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ। ऐसा करो तुम लोग, जिसको नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ, या तो बैठो या तो सीधे बाहर चले जाओ। यहां पर देखो एक राज्य, चुप जाओ, यहां पर जो उत्तराखंड की बात कर रहे थे, तो यहां पर अभी हमने शुरू में कहा था कि एक यूपी की एक सबसे बड़ी पॉपुलर जनजाति है थारू। इसके कुछ हिस्से, यानी कुछ संख्या में लोग इसके उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन अगर सबसे प्रमुख तौर पर पूछा जाए तो यूपी की है। और थारू लोग हालांकि हिमालय में नहीं पाए, जो यूपी में मैदानी एरिया में मिलते हैं, खासतौर से जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं उनमें, लखीमपुर और गोरखपुर इनमें सबसे प्रमुख जिले हैं, तो ज्यादातर संख्या में जो मिलते हैं। तो थारू लोगों के बारे में ध्यान रखना, ये लोग दिवाली के त्योहार को शोक मनाते हैं, और ये यूपी पीसीएस में कम से कम 50 से 100 बार पूछा जा चुका होगा, अलग अलग एग्जामों में, प्री मेंस हर जगह। तो इसलिए इसको बड़ा ध्यान से, अगर नहीं मालूम था तो लिख लो, मालूम था तो कोई बात नहीं। दिवाली के त्योहार को शोक मनाते हैं थारू, ये कहीं नोट करके अलग लिखना। हिमालय में नहीं पाए जाते थारू, जो हिमालय लिख लेना। हम लोग जो जनजातियों की बात कर रहे हैं वो हिमालय की हो रही है, ये अलग से पॉइंट लिखवा दिया है। ठीक, ये दिवाली के त्योहार को शोक मनाते हैं। रीजन हमें लगता ना उन्हें मालूम है, खुद को थारुओं को, ना ही हमें मालूम है। रीजन पे ना करना, एक बार रीजन के चक्कर में बवाल हो जाता है जो कहो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, बाहर हम भले कोई एक लाइन ना बोलना हमको नहीं पसंद है, लेकिन क्लास में कोई हेजिटेशन नहीं बोलने में। तो ऐसे बहुत ढेर सारी क्लास ना, 100 के आसपास होते। कोई लखनऊ में एक कोचिंग थी रेडिक्स, उसमें एक क्लास है। ऐसे किसी ने पूछा, अच्छा हमने उसको जो है कोई, जैसे बहुत लाइट वे में किसी ने पूछा ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो उसको अन्यथा हम ना लें, फिर हम बता रहे हैं ये, उसको इफ बट ना लेना, जो हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो हमने ये कह दिया हंसी हंसी मजाक में कि शायद ये लोग अपना रावण को रिश्तेदार समझते होंगे। वो एक लड़की खड़ी हो गई, बिगड़ गई, वो कह रही ये ऐसा कैसे कह दिया आपने। तो हम थोड़ा सा गेट की तरफ बढ़े, हमने कहा लग रहा है महाभारत ही होनी है। हमने कहा लग रहा है, नहीं लड़का कोई होता अलग बात है। हमने कहा इनसे कौन भी जीत, कोई ने भी जीत साथ, हम क्या जीतेंगे। सुनो तो, आप बात सुनो पूरी तह तक, उसका आंसर भी मिल जाएगा इसमें।
तो बड़ा वो बिगड़ गई, तो बोली ऐसा कैसे कह दिया। तो हमने कहा ऐसा फिलहाल, अच्छा हमने उसको समझाने के लिए हमने ये कहा, हमने कहा मान लो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, समझने के लिए अगर कोई आदमी लगातार नारेबाजी इंडिया के समर्थन में कर रहा है तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि पाकिस्तान टीम हारे, यही तो इसका मतलब हुआ। अगर मान लो कोई इसके लिए नारेबाजी कर रहा है, स्टेडियम में देखो ना मार उछल कूद करते हैं, तो इसका मतलब वो चाह रहा है ये टीम जीते ये वाली हारे। मतलब किसी, अगर कोई दिवाली को अगर ये कहे कि हम ना अच्छे में मनाएंगे ना बुरे में मनाएंगे, हम साइलेंट रहेंगे, शांत रहेंगे ना, हम ना खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं ना ही दुख में, वो बात तो समझ में आती। दिवाली कौन मनाता है ये सबको पता है, कब मनाई जाती क्यों मनाई जाती इसका बताने की जरूरत नहीं। और अगर दिवाली के त्योहार को शौक के रूप में मना रहे हो तो इसका मतलब फिर इनडायरेक्टली क्या माना जाएगा, माना तो यही जाएगा। तो वो उन्हें उसको ये बात खराब लग गई, तो हमने जब, तो उसने ये, हमने कहा तुम्हें क्यों बुरा लग गया, बोली हम खुद थारू हैं, तब तो और हमारा हालत खराब हो गई। हमने कहा और मुसीबत सही में तो हमने कहा ये तो बड़ा मुसीबत, सुन तो लो ये रियल घटना बता रहे, कोई मजाक नहीं है। इसका बहुत बार शायद बहुत सारी अगर पीछे रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पे पड़ी होंगी तो कई बार इस पर चर्चा और भी हो चुकी। तो हुआ ये कि हमने कहा कि ये बात, तो उसने ये तो माना कि हमारे यहां पर दिवाली को शौक के रूप में मनाते, ये बात उसने मानी, लेकिन ये नहीं मान रही थी कि हम ऐसा करते, जो जो हमने ऐसे हंसी में कह दिया था। तो हमने उससे बाद में ये कहा, हमने जैसा आपने यहां पर जो आपत्ति दिखाई जो कि ठीक नहीं लगा हमें, पहली बात तो आपको अपनी पहचान बतानी नहीं चाहिए थी, है ना, बाद में पता लगा, बाद में लड़के पर बेमतलब में डिस्टर्ब करें, कोई किसी को मजाक बनाए किसी की। दूसरी बात हमने कहा ये बात क्लास में ही बताना आखिर क्यों, बोला हम बाबा से पूछ के बताएंगे। तो वो जो अगले टर्न पर क्लास हुई तो उसने जो जवाब बताया वो जवाब बिल्कुल आमिर खान का वो रॉन्ग नंबर वाला ही लगा हमें। सुनो, कहा हमारे बाबा के बाबा और उनके बाबा ने बताया था कि हम लोग ऐसा मनाते तो इसीलिए हम ऐसा करते। मतलब कोई सर पैर का जवाब था, बिन सर पैर। मुझे मालूम क्या, अब मान लो हमारे दादा के दादा दादा के दादा ऐसा करते हो, हम भी करें, हो सकता है उनके पास इतनी बुद्धि ना हो, हम अपने को करें उन किसी को नहीं करें, हो सकता है उनके पास इतनी सोचने क्षमता, हम अपनी पर्सनली बता रहे किसी को नहीं करें। अब हुआ ये, सुनो क्या हुआ होगा, अब हमारा लॉजिक सुन लो, जो कि जहां तक है आप उससे एग्री होंगे। ऐसे हजार त्योहार, मतलब हजार मौके आते हैं, बल्कि लाखों परिवारों के साथ ऐसा होता होगा कि कोई परिवार में जब ईद जिस दिन होती है, इतना बड़ा देश है, इसमें ईद वाले दिन कम से कम हजारों लोगों की मौत होती होगी। और अगर किसी के घर में ईद में वाले दिन अगर कोई आदमी मर गया तो उसे एक दो दिन, एक दो साल ईद तक, जब वो ईद आएगी तो उसे हो सकता थोड़ा उसका याद आए, बाद में ये भूलने की ऊपर वाले ने अच्छी टेक्निक दे दी, वो भूल जाएगा, फिर कोई बात नहीं। या हो सकता है होली वाले दिन ऐसा किसी के साथ हुआ हो, या दिवाली वाले दिन किसी के साथ ऐसा हुआ, हर बार होता है, तो इतना बड़ा देश है। तो कहने का मतलब, और इन जनजाति जो ट्राइबल एरिया खासतौर से, इनमें इनके कम्युनिटी, इन मुखिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका मुखिया अगर कह दिया समझ लो कि नो इफ बट नो, कोई इफ बट नहीं होने वाला है। तो हो सकता है कि इनके कम्युनिटी के मुखिया की ही डेथ हो गई हो दिवाली वाले दिन, तो हो सकता है तब से लेके आज तक इसे उसे परंपरा के तौर पर मना रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुल मिला के जो उसका जवाब था कि हमारे बाबा के बाबा और बाबा के बाबा ऐसा करते थे, ऐसा हम लोग करते हैं, ये उसका जवाब था, जो कहीं से समझ से परे था। खैर इस बात को दोबारा आप चर्चा ना करिएगा क्योंकि इस पर टाइम काफी लग गया, लेकिन जो इन्होंने पूछा तो उसका जानना भी जरूरी था। तो कहीं ना तो किताब में लिखा है, बस सिर्फ पूछा जाता है। तो हमने उससे बल्कि ये भी कहा, हमने तुम इतना ऑब्जेक्शन आयोग के ऊपर करो, वो 1000 बार पूछ चुका है, तो आयोग पर करो ऑब्जेक्शन अगर लगता है आपको, है ना। हर जगह किताब में लिखा है, तुम किताब वालों पर करो, बात खत्म हो गई, आगे आते। तो हम लोग थारू की बात जो कर रहे थे, वो थारू उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, खासतौर से नेपाल से सटे हुए जिलों में। ठीक है, अगला आ जाओ। सिक्किम में एक और जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है लेपचा। भूटिया के साथ साथ लेपचा। भूटिया के साथ साथ लेपचा। ठीक है, हो गया। अगला लिखो, यहां आ जाओ, इस वाले पूर्वोत्तर भारत में, इस वाले में, तो यहां पर मिलती है डफला। एक पहाड़िया भी है यहां पर, डफला। डफला, मिजो, गारो,
खासी, जैंतिया, नागा, ये सब ट्राइब्स हैं इसी एरिया के। तो लिख लो चाहे तो, गारो, खासी, जैंतिया मेघालय की हैं। हाँ खासी, गारो, क्या हुआ? हाँ जी जी, हाँ, लिख लो पहले, अभी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। गारो, खासी, जयंतिया लिख लिया, तीनों मेघालय की। अब सुनो, देखो मेघालय ये पड़ेगा यहाँ बांग्लादेश के ऊपर, ठीक ये तीन जो हमने लाइनें खींच दी, ये गारो, खासी, जयंतिया हैं। ऐसा हुआ कि जिन पहाड़ियों पर या जिस पहाड़ी पर गारो कम्युनिटी के लोग बस गए जाके, उस पहाड़ी का नाम हो गया गारो। जिस पर खासी कम्युनिटी के लोग रहे थे मिले खासी, जिस पर जयंतिया कम्युनिटी के लोग रहे वो जयंतिया। ये बहुत लोग इसमें इस तरीके सोचते होंगे कि पहले मुर्गा आया कि अंडो, मुर्गी आई कि अंडा, पहले गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां थी कि जनजातियां? तो पहाड़ियां पहले थी, जनजाति बाद में, क्योंकि इंसान बाद में आया, धरती जब पहाड़ पहले के हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना हो ये कि इसके चक्कर में ऐसा हो गया, पहले ये पहाड़ियों के नाम पर, यानी जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों के नाम पड़ गए। मेघालय में तीनों, ठीक है। यहां पर एक हाँ, तो ये नाम नोट कर लिए, गारो, खासी, जयंतिया डफला अरुणाचल में होंगी, मिजोरम में है, ये हो गए। यहाँ पर ढेर सारी आपने देखा होगा, पटकोई, अजने, नागा, मिकिर, सॉरी बरेल करके यहाँ पर एक पहाड़ियां भी हैं, बहुत सारे, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है जो। लिख लिया? अब सुनो, इसके बाद अब अगला पॉइंट हिमालय से जो बनता है वो लिख लो, हिमालय का वर्टिकल क्लासिफिकेशन, हिमालय का ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है यो, हिमालय का ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण, वर्टिकल क्लासिफिकेशन। और एक काम करिएगा, कल हिमालय पर कम से कम 400-500 शब्द जितने लिख सकना, ऐसा नहीं फर्जी वाले नहीं, लिख के देखना। ठीक, या तो कुछ ना करिए, हिमालय से भारत को होने वाले लाभ लिख के लाइयो, ताकि पता लग जाए क्या क्या लिख सकते हो। अभी एक बार बताएंगे, कल लिख के लाना, ठीक? लिख लिया? अब वर्टिकल क्लासिफिकेशन जरा ध्यान से सुनना क्या है। देखो, ये वाले तीन जो पैरेलल थी, ये कैसा था? ये तो हॉरिजॉन्टल था, क्षैतिज। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे सुनो, ये हिमालय है पूरा, बन गया। अब देखो, यहां पर आपने देखा होगा एक नदी ये आ रही है, ठीक, ये इस नदी का नाम क्या है? इंडस है। ये इंडस जो है यहां से घूम के और ये आ रही है, फिर ये पाकिस्तान में बहने के बाद ये चली जाती है अरेबियन सी में। ये हो गई नदी कौन सी? इंडस। इंडस के बगल में यहीं से एक और नदी निकल के आती है, ये देखो ऐसे, ये से थोड़ा छोटा कर दें, देखो। अब देखो, यहां से एक नदी और आती है जिसे सतलज कहा जाता है, जो आगे चलकर पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिलती है। सतलज इंडस में नहीं मिलती, ध्यान रखना। सतलज जो है वो चिनाब की सहायक नदी है, ना कि इंडस की, ठीक? ये इसीलिए हमने इसमें मिलाई नहीं। तो ये वाली नदी कौन सी हो जाएगी? सतलज। और ये वाली कौन सी हो जाएगी? इंडस। सतलज और इंडस के बीच में जो हिमालय का पोर्शन है, इसी को कहते हैं पंजाब हिमालय। ये पूछा जाता है कि किस नदियों के बीच में उन्हें किस नाम से हिमालय को जानते हैं, तो इंडस और सतलज के बीच वाले हिस्से को क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय कहेंगे, ठीक? ये लगभग 560 किलोमीटर के आसपास लंबाई में है, या 300 कुछ ऐसे है, 560 के आसपास शायद, हाँ 560, ठीक? लिख लिया? अच्छा, दूसरा सुनो, यहां से एक नदी यूं ऐसे आती, उत्तराखंड और इंडिया का बॉर्डर बनाती हुई, और इस नदी का नाम है शारदा। इसी को कहते हो काली नदी, जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, ये हुई शारदा।
ठीक। और ये शारदा नदी और ये सतलज नदी के बीच वाला जो हिस्सा बचता हिमालय का, इसी को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय, कुमायूं। ठीक। यानी कि सतलज नदी और काली नदी या शारदा नदी के बीच वाले हिस्से को कहते हैं कुमायूं हिमालय, जो कि मैक्सिमम उत्तराखंड का हिस्सा है। ठीक है, गया ना? आगे देखो, यहां पर आओगे सिक्किम में, ये है, यहां पर एक नदी आती है जिसे कहते हो क्या? तिस्ता। पिस्ता नहीं, TISTA, तिस्ता। सिक्किम की लाइफलाइन कही जाती। ये आगे चल के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये तिस्ता नदी है। कौन सी वाली? ये वाली। अब तिस्ता नदी और शारदा नदी के बीच में जो दिख रहा है, देखो मैक्सिमम हिस्सा हिमालय नेपाल का पड़ रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? नेपाल हिमालय। क्या कहेंगे? नेपाल हिमालय। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल एकदम टनाटन 100% सही, कोई फट नहीं। गंगा की दूर दूर तक नहीं है, बिल्कुल एकदम बता रहे हैं, आंख बंद करके विश्वास करके लगा दो। गलत हो जाए जिम्मेदारी हमारी, गलत हो ही नहीं सकता अगर ब्रह्मपुत्र की लगाओगे तो। ठीक है, आगे जाके भी जो ब्रह्मपुत्र मिला देंगे। ये हो गए। अब यहां से चीन से एक नदी निकल के आती ब्रह्मपुत्र, जो कि नामचा बरुआ का चक्कर लगाने के बाद अभी बताया था, और चक्कर लगाने के बाद फिर असम, असम के बाद बांग्लादेश मिल गए, और ये कहां चली गई भैया? बंगाल में। तो ये नदी कौन सी हुई? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को यहां पर असम में कहते क्या है? क्या कहते हैं? दिहांग। यहां पर क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं दिहांग। और सुनिए, दिहांग तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है, और अगर दिबांग कह दे तो दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक। तो ये अरुणाचल, इसे आप ब्रह्मपुत्र समझ लो, यहां पर इसके कई सारे नाम है, सांगपो भी है। तो ब्रह्मपुत्र और तिस्ता नदी के बीच वाला जो हिमालय का हिस्सा है, इसी को कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। लिख लो। ये लगभग शायद 720 किलोमीटर के आसपास एक्सटेंशन है इसका। ये 320, ये 560, ये 700 और ये शायद 800 किलोमीटर लंबाई में से करके हैं। लेकिन डिजिट नहीं पूछी जाती, नहीं याद रखना, बस इतना ध्यान रखना। सबसे ज्यादा एक्सटेंशन किसके पास है? नेपाल के पास। सबसे सकरा कौन है? ये वाला। और अगर पश्चिम से पूर्व क्रम लगाने को आ जाए तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अच्छा, सबसे ऊंचा कौन सा होगा इसका बताओ, बोलो। इन चारों में बातें नहीं, इन चारों हिमालय में सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा कौन सा है? चलो एक लोगों ने बताया, और लोग हैं? पंजाब वाला। और कोई? नेपाल वाला ही होगा। जो लोग सुनो, जो लोग तुम लोग बात ना करना बंद करोगे। नेपाल वाला इसलिए ऊंचा है क्योंकि एवरेस्ट चोटी किसमें है, तो बात ही खत्म हो जाती है। भाई एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, फिर बाद में तो सवाल ही खत्म होता है उस पर। और अभी हमने आपको यह भी सोचना चाहिए था, जब हम नेपाल वाली चोटियां लिखा रहे थे तो हमने ये भी कहा था कि सब लगभग 8000 मीटर के ऊपर है, तो थोड़ा अगर याद आ जाता तो ये गलत ना होता। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे ऊंचा वाला हिस्सा नेपाल हिमालय। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? इसकी चोटियां, इसके दर्रे, इसके हिल स्टेशन। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी नदियां बची हैं। अभी कहां हुई नदियां? इससे बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं, अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है,
वो सवेरे वाले क्लास में इतने खत्म हो गया था, वो उस वाली क्लास में इतनी चीजें नहीं थी। जैसी खीर वैसे फातिहा कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसी देवी वैसे प्रसाद। बात समझ में आया? उस वाले में इतना ही था। अभी और सुनो, इसमें बहुत चीजें बाकी हैं। तभी इसमें देखा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से अपलोड है। वापस आओ मुद्दे पर। सुनो, ये दोनों चीजें हो गई। अब सुनो, भुलवा दिया तुमने क्या बोलने जा रहे थे। अब हम लोग इसके आगे लिखते हैं हिमालय की प्रमुख नदियां जो यहां से निकलती हैं। लिखो अभी। अच्छा, एक बात ये सुनो, जब नदी पढ़ोगे तो एक नदी में बहुत ही कैसे कॉम्प्लिकेटेड एक शब्द आता है, और उसके चक्कर में पता नहीं कितने लोग चक्कर गिननी लगा जाते हैं। एक आता है पूर्ववर्ती नदी, क्या होती है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। ये क्या होता है? आपसे ये पूछा जाता है कि दिए गए चारों विकल्प में इनमें से कौन सी एंटीसीडेंट रिवर है या एंटीसीडेंट रिवर नहीं है। देखो, इधर थोड़ा सा तवज्जो चाहेंगे। एंटीसीडेंट की हिंदी होती है पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब पहले, ठीक। यानी कि ऐसी नदी जो किसी पहाड़ या ऊंचाई, यानी जो उसके रास्ते में पड़ रहा हो, उससे पहले से बह रही हो। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से एंटीसीडेंट रिवर कौन सी है, ये भी है, ये भी है, सतलज भी है। क्यों? यानी ऐसी नदी जो जिसके रास्ते में कोई ऊंचाई वाला, यानी कोई पहाड़ वगैरह पड़ रहा हो, उसको ऊंचाई वाले रास्ते, यानी नदी के रास्ते में ऊंचाई या पहाड़ पड़ने के बावजूद उसका रास्ता ना बदला हो। इसे दूसरे शब्दों में समझ रहे हैं, ऐसे समझो। इसका मतलब यह हुआ इंडस नदी हिमालय से ज्यादा पुरानी है। कैसे? अब सुनना, अगर ये नदी मान लो हिमालय बनने के बाद बहना शुरू हुई होती तो हिमालय लगभग 400 से 450 किलोमीटर चौड़ा है और लगभग औसतन 6000 मीटर ऊंचा है। तो क्या इस नदी की औकात थी कि इसे काट के पार हो जाती? सवाल इन्हें पैदा होता है। इसका मतलब ये नदी पहले से बह रही थी, हिमालय बाद में उठना शुरू हुआ। नदी की धारा के सामने जो हिमालय उठा, इसने उसे काटते रही, अगल बगल के हिमालय की स्ट्रक्चर बन गया, इसके सामने नहीं टिकने दिया इसने मलबे को। ये बात होती। और जो हिमालय के बनने के बाद अगर कोई नदी बह रही हो या कोई पहाड़ बनने के बाद बह रहे, उसे बोलते हैं अनुवर्ती। एक होती पूर्ववर्ती, यानी इस पहाड़ के बनने से वो पहले से थी, और अनुवर्ती मतलब इस पहाड़ के बनने के बाद बहना शुरू हुई। तो अब हम लोग आगे नदियों के नाम फटाफट लिख लो। इससे निकलने वाली नदियों में गंगा, यमुना, आगे जब नदियां पढ़ोगे तब ये डिटेल उनमें आएगी, अभी खाली नाम लिख लो। गंगा, यमुना, ये अपने यहां वाली रामगंगा भी लिख लो। रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गंडक, कोसी, शारदा, राप्ती, महानंदा, स्वर्णश्री, धनश्री। अरे भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत हो नहीं, जब नदियां पढ़ोगे फिर से यही मिल जाएगा घूम के। जो लिख पाओ लिख लो, वरना छोड़ दो। घाघरा, गंडक, कोसी, शारदा, राप्ती। राप्ती लिखना गोरखपुर वाली, RAPTI, ताप्ती ना लिख देना। हाँ, राप्ती लिख लो बस। ETC लगा दो, बहुत है, कहां तक लिखोगे। लिख लिया? अच्छा, नदियां भी हो गई। अब आ जाओ यहां की वेजिटेशन, वनस्पतियां। ठीक है, देखो, अगर सुनो, वेजिटेशन के बाद इसकी टिम्बर लाइन, स्नो लाइन, अभी तमाम चीजें बची हैं, रह गई। ठीक है, अब देखो, वो पूछा जाता ना, ये है क्या पूर्वी हिमालय में ऊंचाई पर मिलती कि पश्चिमी, तो सब जान लो, कुछ रह ना जाए। सुनो,
और बाकी टेथीज और ये सब तो कल उससे पिछले वाले क्लास में हो चुका। देखो अब अगर आप देखोगे जब वेजिटेशन की बात करते हैं तो एक उसमें टाइप आता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा होता है आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब पतझड़ वाले, तीसरे होते हैं आपके डेजर्ट फॉरेस्ट, और ये कोई क्रम हो से नंबर भूल जाओ। जिसको बताना चाह रहे हैं एक याद रखना, कोनीफेरस या कोनिकल फॉरेस्ट, जिन्हें हम लोग बोलते हैं शंकुधारी या कोणधारी। ये कैसे दिखाई देंगे? जैसे क्रिसमस ट्री होता है पिरामिड शक्ल में, ऐसे आपने वो देखा होगा जो लोग घरों में वो अजीब किस्म का पेड़ घर में जहां जहां मिल जाता है लोगों के, वो डेकोरेशन वाला वो लगा देते हैं, ऊंचाई था वो ऐसे ही लगता है कोनिकल टाइप का। अब इस पूरे हिमालय रीजन में क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ ठंडी बहुत ज्यादा है, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, खासतौर से लेसर हिमालय, यानी बर्फबारी ठीक ठाक होती है। अगर बर्फबारी ज्यादा होगी और अब मान लो अगर पौधा ऐसा होगा यहाँ पर जैसे आम, बरगद, जामुन, ऐसा चौड़ा होता ना, ऐसे ऊपर से दिखते हैं, तो अगर पेड़ ऐसा होगा तो बर्फ गिरेगी, और बर्फ गिरेगी तो इनकी पत्तियों पर बर्फ जमा होगी, और पत्ती जैसे पेड़ की ये है और इसमें महीन महीन छेद होते हैं जो हमें साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के बिना, इन्हीं को कहा जाता है स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा के जरिए पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, ये नहीं कह सकते, साधारण भाषा में सांस लेता है, साधारण हम समझने के लिए। तो अगर इसके क्या होगा, अगर बर्फ जमेगी इन पत्तियों पर तो क्या होगा, ये स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे, स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे, पेड़ की प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रुकेगी, तो पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इसीलिए जहां पेड़ों पर गर्द ज्यादा जमा होती, देखो कभी कभी नगर निगम वाले फुहारा लेके पेड़ को साथ धुलते रहते, नहीं वो सूख जाएंगे पेड़ अगर ज्यादा दिन तक गर्द जमी रही। इसीलिए, और यहां पर क्या होगा, यहां पर बर्फ तो गिरना एक नॉर्मल सी बात है, तो यहां के पेड़ जितने दिखाई देंगे वो सब कैसे होंगे, ऐसे। इनको क्या कहा जाता है, कोनिकल फॉरेस्ट, जैसे देवदार, अभी नाम भी लिखवा देंगे। अब इनमें ऐसे इन्हें ऊपर वाले ने इसलिए बना दिया, बर्फ चाहे जितनी गिरे स्लाइड करके सारी बर्फ नीचे, इनकी पत्तियों पर बर्फ नहीं जमेगी, और पत्तियों पर बर्फ नहीं जमेगी इसका मतलब स्टोमेटा ब्लॉक नहीं होगा, पेड़ सालों भर हरा भरा रहेगा। जैसे पहाड़ी एरिया के जो मकान होते हैं वो ज्यादातर उनकी छतें ऐसी बनाई जाती हैं, अगर यही छतें ऐसी हो कहीं तो पता लगा शाम को तो सोए थे, सवेरे को रात में इतनी बर्फबारी हुई, नीचे पता लगा पापड़ बन गए, रात में छत नीचे गिर गई, बन गए पापड़ नीचे सोने वाले। इसीलिए वो उनकी जो जहां बर्फ ज्यादा गिरती है वहां की छतें ऐसी होती ताकि बर्फ स्लाइड करके नीचे गिर जाए, जैसे छाता छाना होता है, जैसे खपड़ेल जिसे स्लोप बहुत ज्यादा होगा ताकि वो रुके ना, नहीं वरना गिर सकती छत, पता लगा रात भर पता लगा उस पर 20 टन बर्फ जम गई तो छत नीचे आ गई। ठीक है, तो इसलिए तो आप ये समझ गए होंगे, इसका मतलब यहां पर जो पहाड़ी एरिया हिमालय रीजन में जो वनस्पतियां मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, टाइप कैसा होगा, कोनिकल फॉरेस्ट, कोणधारी या शंकुधारी। चलो लिख लो एक लाइन अलग से, हिमालय क्षेत्र में कोनीफेरस, कोनिकल, कोणधारी, शंकुधारी, जो मन करे लिख लो, इतने शब्द बोले, वनस्पतियां पाई जाती हैं। लिख लिया, लिखा, लिख लिया ना, कोणधारी, शंकुधारी, कोनिकल फॉरेस्ट कह लो या आप इन्हें शंकु आकार कह लो, पाई जाती। इन पेड़ों की, आगे लाइन लिखो, इन पेड़ों की लकड़ियां मुलायम और हल्की होती हैं, इनका उपयोग खेल सामग्री और कागज बनाने में किया जाता है। इनका प्रयोग या उपयोग खेल सामग्री जैसे बैट या स्टैम्प वगैरह बहुत देखते हो ना, लकड़ी, हॉकी की स्टिक, खेल सामग्री या पेपर बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लो, देवदार,
बिल्कुल जैसे यूकेलिप्टस होता है इस तरीके सीधा होता है, बहुत बस कोनिकल डिजाइन उसका होता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत होता है। अभी समीक्षाधिकारी पेपर में भी तो मिलाने को आया था कि कौन कहां पाया जाएगा, यही तो था। अगर पेपर देखा होगा उसमें एक क्वेश्चन था, ये देवदार वाला, उसमें मिलान कर देवदार मिलान करने को दे दिया था साउथ इंडिया के किसी राज्य से, तो वहां थोड़े ना होगा ये पहाड़ी एरिया में पाया जाएगा क्योंकि कोनिकल फॉरेस्ट का कैटेगरी का है। देवदार लिख लिया, देवदार है, चीड़ है, एक कोई फर करके वैरायटी आती है, स्प्रू ऐसे कर, स्प्रूस करके कोई, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। ये पेड़ हैं, ये सब दिखाई देंगे कोनिकल शंकु, जैसे क्रिसमस ट्री होता है वैसे दिखाई देंगे। ठीक, अब क्योंकि होता क्या है, इनकी लकड़ियों का इस्तेमाल ज्यादातर इस खेल वाले में। अब जैसे सुनो, चीड़ की लकड़ी होती, बहुत हल्की होती, फर्नीचर बनाने में देखो ना, किसी कभी बढ़ई से कहो कोई लकड़ी लावे, दरवाजा लगाना, कहा चीड़ के ले आओ, उसे मालूम इसे मेहनत कम करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया मिस्त्री और स्त्री सुनते किसी की नहीं, इनसे इनसे इनकी राय ले ली तो जान लो बर्बाद है लो। ये तुम्हें ऐसी दुकान पे भेजेंगे जहां कमीशन खोरी होती हो, है ना, तो इसलिए इनकी राय ना माना करो। कुछ लोगों की राय नहीं ली जाती, महिला की राय और गरीब की हाय हमेशा बर्बाद कर देती है। बात में दम नहीं था, इसको डेड बॉल हो गई। नहीं नहीं, सुन तुम लोग खाली, तुम लोग इतना ताव चढ़, नहीं नहीं, वापस आते अपनी बात को वापस लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए, क्या कहा है? जीमेल वाला ये क्या होता है? मतलब जीमेल वाला हम समझ रहे पाए नहीं, हमने ये एक दिन कहा था चाहे जीमेल हो और चाहे ईमेल हो, जितनी समाचार फैलाने में फीमेल आ गए हैं इतना कोई नहीं, ये बोला था ना। जीमेल और ईमेल ये पीछे हो जाते हैं खबर फैलाने में। हाँ, बाकी आगे आते तुम लोग समझदार हो। हम लोग वापस आते मुद्दे पर, तुम लोग अन्यथा ना लेना, ठीक है। हाँ, जो हम लोग क्या कह रहे थे इसकी, अच्छा सुनो, पेपर बनाने की जो बात कर रहे थे जरा उसे समझ लो। ये मजाक की बात अलग हो गई, इसको यहीं पर से ये बिल्कुल कार्रवाई से हटा दी जाएगी, ठीक है। हाँ, इस पर कोई, हाँ, इसको काट दिया जाएगा। सुनो, अब देखो, आपने देखा होगा कागज, ठीक है, कागज जो कॉपी पे लिखते हो, देखो तरह तरह के कागज होते हैं, इनके अलग अलग रेट होते हैं। एक तो स्टाम्प पेपर वाला भी तो पेपर होता है ना, ये नोट बनता है वो भी तो कागज ही होता है, ठीक है। तो ये जो कागज होता है ये ज्यादातर देखा होगा आपने पहले कभी तरह बहुत अलग अलग वैरायटी की चीजों से बनता है, लेकिन ये मोस्टली जो बनता है ये पेड़ पौधों से। और ये जो आपके कोनिकल फॉरेस्ट होती है, ये लकड़ी बहुत मुलायम होती। आप देखो ये उत्तराखंड में लाल कुआं पड़ता है क्या, यहाँ बहुत बड़ा सेंचुरी का पेपर मिल लगा है। सेंचुरी पेपर देखते हो जो ए4 शीट पर आता है, यानी इसमें क्या होता है, ये लकड़ी, इससे कागज से बनाई जाती लुगदी। लुगदी समझते हो? लुगदी नहीं सुना था? लुगदी सुनते हो? अब ये, अरे तुम लोग कहां मूर्खों, सुनो, कई बार रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, लुगदी, कागज, लेखक, पुस्तक, इनको क्रम लगाओ, आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, फिर क्या उससे बनेगी लुगदी, फिर उसके बाद लुगदी से क्या बनेगा कागज, कागज से क्या बनेगी पुस्तक, और फिर क्या हो, पुस्तक को लिखेगा कौन, लेखक। तो वो क्रम दे देता ना रीजनिंग में। तो लुगदी का मतलब पेपर बनने से पूर्व की अवस्था, ठीक, ये बात होती। तो उससे क्या होता है, मैक्सिमम इसका इस्तेमाल कागज बनाने में होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, यहाँ की नदियां और ये सारी चीजें। अच्छा, अब एक आखिरी चीज और जान लो, फिर उसके बाद आगे चलते, इसको रोकते। अब अगर हम लोग यहाँ पर हिमालय के, जो अभी हमने आपको बताया, अगर हिमालय ना होता तो सपोज करो तो क्या होता, एक मिनट के लिए कल्पना कर लो, जैसे सोच लो कि अगर ना होता हिमालय तो क्या होता है, सोचो, अगर ना होता तो, हाँ देखो सुनो, अगर ना होता तो क्या होता, सुन तो लो, एक मिनट,
यानी आप एक सुनते होंगे कि हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को रोककर भारत में बरसात करवाता है। अगर ये हिमालय ना होता तो ये मान लो ये भारत है, ये भारत मान लो ये, ठीक, और ये ऐसे बना लो छोटा सा, ठीक, यो मान लो ऐसे, ठीक है, यो, और ये हिमालय है। अगर ये दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं अगर हिमालय ना होता तो ये हिमालय से जब टकराती तभी तो टकराती तो ऊपर उठती तो कंडेंसेशन होता तो बरसात होती। अगर हिमालय ना होता तो ये सारी हवाएं बिना बरसात करे चीन चली जाती, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बंजर रेगिस्तान होता। एक बात। दूसरी बात, अगर हिमालय ना होता तो ये पता लगा आधे चीनी तो यहीं मिलते। इतनी सारी मुश्किल बाउंड्री ऊंचाई वाले, तभी पता लगा कभी यो घुसा कभी वो घुसा, इतनी सिक्योरिटी रहने के बावजूद। यानी भारत को हिमालय एक नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड कराता है, प्राकृतिक सीमा, मानसूनी हवाओं से रोककर बरसात करवाता है। तरह तरह की यहां पर दुर्लभ जड़ी बूटियां प्राप्त होती, संजीवनी बूटी से लेके आज तक नाम सुने होंगे, है ना। उसके बाद यहां पर हमको बहुत वेजिटेशन पाई जाती है, जिससे हमारा एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सारा अपना फर्नीचर में यूज होता है, नहीं एक तरीके से ये भी एक फायदा है, ठीक है। बहुत सारे ये हिल स्टेशन पाए जाते हैं, अरबों खरबों रुपए की कमाई होती, सालों में घूमने लोग विदेशी आते। और अगर यहाँ पर हिमालय ना होता तो गंगा यमुना रामगंगा घाघरा गंडक कोसी ये शायद ये को ना होती, क्योंकि यही तो नदियां हैं जो बात। इसीलिए बोला था ग्रेटर हिमालय को क्या कहते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पानी की टंकी। अब पानी की टंकी नहीं होगी तो पाइप क्या करेंगे, पानी की टंकी ही ना हो तो पाइप का कोई काम है। अब पानी की टंकी होगी तभी तो पाइप से नीचे आएगा पानी, और जब पानी की टंकी नहीं होगी तो पाइप कहां से होगा। तो समझ में आ गया। तो ये नदियां भी ना होती। तो कुल मिला के ये सारे के सारे हिमालय से भारत को हिमालय से लाभ मिले, ठीक है। तो ये हो गए, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, क्या कहा इन्होंने, लिख लिया। तो अब हम लोग हिमालय के बाद में अगले, और इससे अच्छा हाँ एक और पहाड़ पढ़ चुके, वेस्टर्न घाट भी पढ़ लिए हो चुका है। उसके बाद फिर जब कभी क्लास होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल आज की सभा को यहीं पर रोकते हैं, हिंदी पढ़ो, और मंडे से एक क्लास रीजनिंग की होगी, और बाकी दूसरी क्लास के बारे में अभी कोई जानकारी